रेडी हो सब लोग? तो चैप्टर का नाम है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत दिनों से ये चैप्टर का इंतजार था, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री पढ़ते होगे या बहुत जगह आपको यहाँ पे बिल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन दिखता होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब का चीज मिलता होगा, है ना। और वहां पे बस आपको थोड़ा सा टॉनिक दे दिया जाता था, थोड़ा सा कि क्या होता है। ट्रेलर सिर्फ बता दिया जाता था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब पढ़ोगे तब डिटेल में तुमको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां पे सिर्फ तुमको बता दिया जाता था कि जर्नल एंट्री क्या होता है उसके लिए, है ना। तो आज वो चैप्टर आ चुका है जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है आखिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना एकदम, क्योंकि पहला क्लास है इसका और पहला क्लास पूरा इंट्रो क्लास होगा इसका, है ना। यानी पूरा चैप्टर के बारे में निचोड़ लेना है तुमको, यहाँ पे पूरा चैप्टर के बारे में जानना है तुमको, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताओ एक चीज, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन कोई भी करते हैं, यानी कोई भी लेन देन अगर हम लोग के पास से होता है, कोई भी अगर परचेज सेल हमारे पास होता है, तो दो तरीके से होता है। किस तरीके का? दो तरीके का। एक होता है ऑन कैश और एक होता है ऑन क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। पैसा में होता है और उधारी में होता है। बोलो क्लियर है चीज। तो जब कैश में बात हो जाता है तब पार्टी का नाम लिखा जाता है क्या? नहीं, तब पार्टी का नाम लिखा नहीं जाता है। यानी तब पार्टी के बारे में बात नहीं होता है। पार्टी का बात कब होता है? जब क्रेडिट में परचेज या सेल किया जाता है तब होता है ना। तो यहां पे क्या होता है, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देके बात करते हैं कि ए जो है वो बी के पास गुड्स सोल्ड किया है। क्या किया है? गुड्स सोल्ड किया है। ए जो है वो बी के पास गुड्स सोल्ड किया है ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए का सामान बेचा है। ध्यान से समझना, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया है किसके पास? बी के पास। बोलो क्लियर है चीज। और वो भी उधार में परचेज सेल किया है। किसमें? उधार में सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है। तो एक बात बता दो, इसका मतलब अगर हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बता दो। जर्नल एंट्री तो पढ़े हम लोग, बताओ क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? बोलेंगे सर अगर ए की बुक में बात करेंगे या बी के बुक में, ये भी बता दीजिए, क्योंकि दोनों तो अलग अलग रिकॉर्ड करेगा। अरे बोलो ना, ए के लिए अगर सेल होगा तो बी के लिए क्या होगा? परचेज होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर ए रिकॉर्ड करेगा तो सेल रिकॉर्ड करेगा, बी करेगा तो परचेज रिकॉर्ड करेगा। तो बताओ हम ए के बुक में बताना चाहते हैं कि ए क्या करेगा, तो बोलेंगे सर ए सेल किया है। ए क्या किया है? सेल। और जिस पार्टी के पास सेल किया है वो रिसीवर है, यानी बी को डेबिट करेगा। क्या करेगा? यानी बी अकाउंट डेबिट करेगा टू सेल्स अकाउंट करेगा। क्या ये एंट्री पास करेगा कि नहीं करेगा? वही अगर हम बी के बारे में बात करेंगे, बी क्या करेगा, तो बोलेंगे सर वो परचेज किया है तो सामान आया है उसके पास, यानी परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। यानी ये एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे? ए से आया है तो टू ए अकाउंट पास करेगा। क्रेडिट में खरीदा गया है, अगर ये क्रेडिट में सेल किया है तो वो क्रेडिट में परचेज किया है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होता है, अब बताओ हम लोग बी को क्या बोलते हैं? दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बी को डेटर बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, क्योंकि सामान जिसके पास क्रेडिट में बेचा जाता है उस बंदा को क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है। तो बताओ अगर ए सेल किया है बी के पास तो बी उसका क्या हो गया? डेटर। और अगर बी के थ्रू अगर सोचेंगे तो ए उसका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्योंकि सोचो हम लोग जिससे सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। बोलो, तो इसका मतलब बी जो सामान खरीदा है वो किससे खरीदा है? ए से। इसका मतलब ए कौन हो गया? यहां पे क्रेडिटर हो गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। तो एक बात हम लोग ये भी बता सकते हैं कि अगर हम सामान बेचते हैं, अगर हम सामान सेल करते हैं तो हम क्रेडिटर हैं। बोलो, अगर हम सामान सेल करते हैं तो हम कौन है? क्रेडिटर हैं। और जिसके पास सामान सेल किया गया है वो मेरा डेटर है। वो मेरा कौन है? डेटर है। क्या ये बात पता चल रहा है सबको? हाँ या ना। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझना कि अगर हम लोग सेल कर रहे हैं क्रेडिट में तो सामने वाले को पहचानते नहीं है। सामने वाले को पहचानते नहीं है। वो बोला कि सुनिए ना सर, सामान हमको दे दीजिए ना, लेकिन पैसा अभी नहीं देंगे, पैसा कुछ दिन के बाद देंगे। यानी जो 10,000 रुपए का सामान हम सेल कर रहे हैं वो क्रेडिट में खरीद रहा है। कब किसमें खरीद रहा है? क्रेडिट में खरीद रहा है। और अभी तक हम लोग सिंपल सा बात करते थे, पैसा मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो तब भी ठीक है, कभी भी बिल के बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास यहां पे बिल के बारे में बात होगा, बिल होता क्या है उसके बारे में बात होगा। तो होता क्या है, यहां पे ए जो सेलर है, ए जो सेलर है, जो सेल किया है, अरे बोलो ना,
जो सेल किया है वो क्या करता है पता है, बी को बोलता है चलो हम तुम्हारे पास सामान दिए तुम पैसा दो। वो बोला सर पैसा तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा मतलब क्रेडिट में खरीद रहे हो? बोला हाँ क्रेडिट में खरीद रहे हैं, लेकिन हम तो तुमको जानते नहीं है, हम तो तुमको जानते नहीं है, हम तुम पे कैसे भरोसा कर ले कि तुम हमको पैसा दोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कोई प्रूफ के तौर पे मेरे पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, हम बोलने का मतलब ए क्या करेगा, वहां पे एक बिल ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? एक बिल बनाएगा और बिल में सारा चीज लिखेगा कि हम मिस्टर बी के पास सामान इतना रुपया का सेल किए हैं और वो हमको बोला है 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद पैसा पेमेंट कर देगा। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आया? और इस तरह से बिल बना के क्या करेंगे, हम उस पे साइन करेंगे, हम उस पे साइन करेंगे अपना सिग्नेचर। ए यहां पे साइन कर देगा, ए अपना साइन कर देगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन बताओ ए का साइन करने से क्या होता है? ए का साइन करने से क्या होता है? हमको प्रूफ कैसे पता चलेगा? उस तरह से तो हम भी कोई पेज बना के और अपने से साइन करके रख लेंगे। साइन किसका मेन चाहिए? बी का, डेटर का चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब अब ये वाला बिल को क्या करेंगे, डेटर के पास दे देंगे, बिल बी के पास दे देंगे और बोलेंगे चलो इस पे साइन करो। हम तुम्हारे सामने लिखें कि तुम सामान खरीदे हो हमसे और तुम पैसा 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद देने का बात किए हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये वाला बिल अगर मेरे पास रहेगा तो इस टाइम तुमसे पैसा मांग सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर 2 महीना के बाद बोले हो, 3 महीना के बाद बोले हो, उतना महीना में हम तुमसे बिल का पैसा लेने पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, या तुम ही मेरे पास आ जाना पैसा लेके। बोलो हाँ या ना? तो सर अगर पैसा नहीं दिया तो केस कर देंगे। अरे मेरे पास तो बिल का डॉक्यूमेंट है। बोलो हाँ या ना? मेरे पास तो प्रूफ है कि वो हमसे सामान खरीदा है, वो हमसे पैसा लिया है, पैसा मतलब सामान लिया है। बोलो हाँ या ना? मेरे पास प्रूफ है, यही प्रूफ के लिए तो हम उसके पास बिल ड्रॉ किए हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम ए साइन कर दिए और बोले चलो तुम भी साइन करो, लो बी यहां पे भी साइन कर दिया। लेकिन क्या अगर बी उसको साइन नहीं करता है तो क्या इस बिल का कोई वैलिडिटी रहेगा? नहीं रहेगा। बिल एक कागज का टुकड़ा है, बिल एक कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन अगर उसमें बी का सिग्नेचर लग जाएगा तो इसका मतलब ये 10,000 का चीज है, वो अब कितने का चीज हो गया? ये 10,000 का चीज है। ये कागज का टुकड़ा अब नहीं है, अब ये 10,000 का चीज हो गया। अरे बोलो, अगर एक चेक रहता है, ब्लैंक चेक रहता है, तो वो एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन उसमें 1,00,000 रुपया लिख दिया गया, साइन कर दिया गया, सब कुछ प्रॉपर चीज वहां पे भर दिया गया, मतलब वो 1,00,000 का चीज है। वो कितने का चीज है? वो 1,00,000 का चीज है, उससे हम 1,00,000 रुपए ले सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो बस उसी तरह से यहां पे हो रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो बिल हम क्या किए, क्रिएट कर लिए, ड्रॉ किए, बनाए और बी को बोले एक्सेप्ट करो। बी को क्या कहिए? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है साइन करो। समझ में आया? यहां तक कोई बात नहीं होगा, यहां तक कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। जैसे ही वो साइन करेगा और मेरे को दे देगा, बताओ बिल मेरे पास आएगा, बिल मेरे पास आएगा। बताओ ए के पास आएगा। इन द बुक्स ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बुक के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलेंगे जो आता है डेबिट, जहां से आता है क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? हम क्या करेंगे? बिल आया, बिल अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना, बिल आया, बिल अकाउंट डेबिट। किससे आया? बी से। बिल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बिल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बोलो हाँ या ना? लेकिन बोलता है सर थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। बिल के साथ कुछ वर्ड जोड़िए ना, अच्छा लगेगा, उसका टाइटल जोड़िए ना, अच्छा लगेगा। बोलो हाँ या ना? अगर कोई नाम के पास अगर हम लोग यहाँ पे सरनेम जोड़ देते हैं तो अच्छा लगने लगता है, पता चल जाता है कि ये किस कास्ट का है, किस जात का है, किस धर्म का है। हाँ या ना? सेम उसी तरह से बिल के साथ उसका कास्ट थोड़ा सा जोड़ दो ना तो अच्छा लगेगा। तो एक बात बताओ, वो बिल का पैसा ए को रिसीव करना है या पे करना है? रिसीव करना है। तो इसका मतलब ए के बुक्स में बिल का नाम बिल्स रिसीवेबल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बिल्स रिसीवेबल लिखा जाएगा। मतलब ये बिल का पैसा हमको पाना है, इसलिए ये मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, यानी बिल का पैसा हमको मिलेगा। और वही अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे बिल का पैसा उसको पेमेंट करना है। अब थोड़ा देर के लिए हम बी बन जाते हैं। बताओ, हम साइन करके और वापस ए को दे दिए तो इसका मतलब वो बिल का पेमेंट करना है हमको फ्यूचर में, इसका मतलब बिल्स पेएबल होगा मेरे लिए। बोलो हाँ ना? और जब हम ए को दे दिए बिल, इसका मतलब क्या हुआ? ए के पास चला गया तो ए रिसीवर हो गया, ए रिसीवर हो गया तो ए को क्या करेंगे? डेबिट। और जो मेरे पास से जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। यानी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो बिल क्यों बनता है वो बात पता चल गया। लेकिन बिल 2 तरीके से बनता है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी तुमको ये बात बताए कि जब हम लोग सामान परचेज या सेल करते हैं क्रेडिट में, किसमें?
क्रेडिट में है और सामने वाला बंदा अगर पैसा देने के लिए मना कर देता है, हम तो एक एग्जांपल के तौर पे तुमको बताए कि हम तुमको नहीं पहचानते हैं, समझ में आया। लेकिन बड़ा बड़ा ट्रेडिंग जब होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट का जब बिजनेस होता है, वहां पे बिल बनाना ही पड़ता है ऐसे केस में। बोलो समझ में आया, उसको इनवॉइस रेडी करना ही पड़ता है, क्योंकि हम तुमको कितना ही जानते हैं, बाद में अगर तुम मुकर जाओगे पैसा देने के लिए तो हम क्या करेंगे, बोलो मेरा इतना का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बिल बना के अपने पास एक प्रूफ रख लेते हैं। बोलो क्लियर है चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल का हम बिल बना दिए तुम्हारे नाम पे और तुमको हम दे दिए साइन करने के लिए। तुम जैसे ही साइन करके हमको वापस करोगे, अब वो बिल मेरे पास रहेगा। अगर 3 महीना का टाइम दिया गया है तुमको, तो 3 महीना तक हमारे पास रह सकता है। बोलो हाँ है ना। लेकिन आगे चल के और भी बात करेंगे कि बिल 4 तरीके से उछल कूद कर सकता है। बिल क्या कर सकता है, 4 तरीके से उछल कूद कर सकता है। मतलब ये कि जब अगर वो बिल मेरे पास आ गया, सुनना, हम बोले ना पहला क्लास में पूरा इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं, बिल क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में जानने वाले। पहले इतना बताओ, यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। क्या किए, बिल बनाए और बिल सामने वाला पर्सन को दे दिए जो परचेज किया था सामान को, और उससे हम बोले एक्सेप्ट करके हमको बिल वापस कर दो। और जैसे वो एक्सेप्ट किया, बस वापस कर दो, बोलने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक्सेप्ट करके हमको पैसा बिल दे देगा। तो इसका मतलब जैसे ही बोल देगा कि बी एक्सेप्टेड द बिल, मतलब समझ में आ जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब वापस हमको दे देगा। बोलो, और जैसे ही वो वापस करके हमको देगा, हम एंट्री वहां से स्टार्ट कर देंगे पास करने के लिए। बोलो समझे, मतलब उसके पहले जो हम लोग परचेज सेल किए उसका एंट्री तो पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिल वाले से रिलेटेड एंट्री वहां से स्टार्ट होगा जब वो एक्सेप्ट करके वापस हमको दे देगा। बोलो ये बात समझ में आया, हाँ या ना। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल का एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के पास, और ये सारा एक दूसरे के पास क्या बहुत जगह उछल कूद करता है, बिल एक्सचेंज होता रहता है। ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन बस अभी ध्यान रखना कि बिल का जो एक्सचेंज होता है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सवाल उठता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, अरे जिससे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, नेगोशिएट मतलब जिससे पैसा का लेन देन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या चेक को अगर बैंक में दे देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अगर हम तुमको चेक दे देंगे तो तुम फाड़ के फेंक दोगे क्या, नहीं, तुमको फायदा होने वाला है उससे, इसका मतलब तुम रखोगे अपने पास। तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मॉनेटरी टर्म में, यानी मनी टर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बोलो बात समझ में आया। और इस तरह से 3 चीज होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। पहला होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, और तीसरा होता है चेक। अब सवाल उठता है प्रोमिसरी नोट क्या होता है, सब बताएंगे, सब चैप्टर में घुसे हैं तो अब अच्छे से घुसेंगे इसमें, समझना ध्यान से बस। और उसके बाद जो तुम्हारा हल्का फुल्का जो लोचा रहता था, हल्का फुल्का बहुत ज्यादा लोचा रहता था, ये सारा लोचा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सारा चाप खत्म ये चैप्टर को जानने से। यानी जितना भी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल का बात होता था, जर्नल एंट्री पास करते थे, सर ये बिल आ गया, बिल का क्या एंट्री पास करेंगे, सर ये बिल रिसीवेबल होगा कि बिल्स पेबल होगा, सारा पॉइंट खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अगर ये चैप्टर को तुम पढ़ लोगे तो। बोलो बात समझ में आया। क्योंकि तुमको याद होगा कि वो सब चीज जर्नल एंट्री में जब मिलता था तो हम बताते थे कि इसका एक चैप्टर ही है, और वहां पे तुमको डिटेल्स में समझा पाएंगे हम, समझे। तो चलिए ये बात सबको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को करना है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ तुम लोग को यहाँ पे प्रिंट आउट करके मिल जाएगा। समझ में आया। बस अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे हम तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। बस तुम लोग को बैठ के और समझते जाना, यहाँ पे दिमाग खाली यहाँ पे रखना है। तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो बोला अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देख रहे हो एक्ट कब आया था, सो 1881 में आया था। अब बोलोगे सर ये बहुत पुराना लग रहा है, थोड़ा डेट चेंज करके अब का बताइए ना। अब कैसे बता दे, तो एक्ट बना था उतना साल में, है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन में ईयर दिया रहता है वो पुराना लगता है तो ठीक है, उसको चेंज करके नया कर सकते हैं। ये तो एक्ट का ईयर है, इसको कैसे चेंज कर देंगे, समझ में आया। ये तो लॉ बना ही था कब, 1881 में, तो वहां से हम लोग को फॉलो करते हुए पढ़ रहा है। तो बोला है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वहां पे कोई कंडीशन लगा नहीं रहता है, वहां पे वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अरे कंडीशन बोलने का मतलब अगर पैसा नहीं दोगे तो मार के उड़ा देंगे, ऐसा वैसा कंडीशन नहीं लगा रहता है, समझ में आया। तो इसका मतलब अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला, पहले हम साइन करते हैं यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज
कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो वहां पे सबसे पहले साइन करना पड़ता है खुद को, यानी बिल बनाने वाले को, यानी साइंड बाय द मेकर और डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग a certain person to pay a certain sum of money only to बोलने का मतलब सिर्फ उसी को, और to the order of the certain person, या हम जिसको ऑर्डर देंगे उस पर्सन को, या to the bearer of the instrument, या उस इंस्ट्रूमेंट को जो होल्ड करके रखेगा उसको। नहीं समझ में आया? आइए बढ़िया सा समझाते हैं। हाँ सब समझा देंगे। अरे हमको पता है कि तुमको नहीं समझ में आएगा इस लैंग्वेज को, इसलिए ये लैंग्वेज तुम्हारा लॉ का लैंग्वेज है, और ये सब लैंग्वेज अगर तुमको समझना है तो अच्छे से समझना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं कि देखो ये है हमारे पास बिल, स्टूडेंट का फीस रिसिट है, मान लेते ये है बिल, हम बिल ये साइन किए, हम सामने वाले को दे दिए, चलो इस पे साइन करो और साइन करके वापस करो, वो साइन करके हमको वापस कर दिया। बताओ अब ये वैलिड है कि नहीं है? अब ये वैलिड है कि नहीं है? है। अब बताओ हम क्या बोलेंगे पता है तुमको? स्टार्टिंग में ही बोल देंगे, सुन लेना, हमको बिल का पैसा का अभी जरूरत है, बिल का पैसा का अभी जरूरत है, तो ये बिल मेरे पास रहने वाला नहीं है, ये बिल मेरे पास रहने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे पता है? ये बिल का पैसा बैंक से ले लेंगे। कहां से ले लेंगे? बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लेंगे। याद करो, थोड़ा सा वर्ड आता था कहीं पे, बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। ये सब इसमें भी मिलने वाला है, तुमको ध्यान से समझना। डिस्काउंट करवा लेंगे मतलब सर, मतलब तुम हमको पैसा कब दोगे? 3 महीना में। अरे तुम हमको पैसा कब दोगे? 3 मंथ्स के बाद। लेकिन हमको पैसा तो अभी चाहिए। हमको पैसा कब चाहिए? अभी। अभी कोई दे नहीं सकता, ये बोलेगा एक कागज का टुकड़ा का हम पैसा काहे देंगे। लेकिन इसका वैल्यू किसको पता है? बैंक को पता है। हम बैंक में जाएंगे, बोलेंगे सुनिए बैंक जी, इसको आप तो हमको चिन्ह ही रहे होंगे, पहचान ही रहे होंगे, आप ही का कस्टमर है हम। बोला हाँ पहचान रहे हैं। बोलिए बात क्या है? बात पे आइए, सीधा घुमाइए फिर आइए नहीं। बोलेंगे हमको 10,000 रुपए का जरूरत है। कितना? हम अपना अकाउंट से नहीं लेंगे, ये वाला कागज का टुकड़ा आप अपने पास रखिए, मतलब ये बिल अपने पास रखिए और हमको 10,000 रुपया दीजिए। वो पढ़ेगा, बोलेगा अच्छा 3 महीना के बाद तुमको पैसा मिलेगा ना, मतलब ये बिल का पैसा कब मिलेगा? 3 महीना के बाद। बोला आप कितना चालाक है, सोचिए, आपको पैसा मिलेगा 3 महीना के बाद और आप हमसे अभी लेने आए हैं 3 महीना पहले 10,000 रुपया। तो बोले कोई उपाय तो होगा। बोला हाँ उपाय तो है, वो 3 महीना के बाद जो आपको पैसा मिलने वाला था वो पैसा आप 3 महीना पहले लेने आ रहे हैं, इसका मतलब 3 महीना का इंटरेस्ट आपसे काट लेंगे। क्या काट लेंगे? इंटरेस्ट। 3 महीना का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, काट लीजिए और हमको दे दीजिए। मान लेते हैं कि एग्जांपल कि वो 3 महीना का इंटरेस्ट निकाला, कैलकुलेट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, 3 मंथ्स का किया, 3/12 ये सब कैलकुलेशन किया और उसका निकल गया 500 रुपया। कितना निकल गया? 500 रुपीज। बोलो कोई बात नहीं, तुम ही खुश रहो, ये 500 रुपया तुम रख लो अपने पास और हमको 9,500 रुपया अभी दे दो। बताओ अगर वो 500 रुपया काट के अगर 9,500 रुपया हमको दे ही दे रहा है, हमारा काम तो बन जा रहा है ना, बन रहा है? बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 महीना के बाद वो हमको बिल देगा, बिल का पैसा देगा भी कि नहीं देगा हमको किसे पता चलेगा? पगला गया तो, मर गया तो उससे बढ़िया है कि हमको पैसा अभी मिल जा रहा है। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब हम बिल का पैसा किससे ले लेंगे? बैंक से। तो इसीलिए हम तुमको यानी ड्रॉई को, ड्रॉई का नाम अभी नहीं बताएंगे, ड्रॉई क्या होता है बाद में बताएंगे। हाँ तो बी को क्या बोल देंगे पता है कि सुनो बिल बी, ये बिल मेरे पास अगर रहेगा तो हमको पैसा देना। सुनना, ये बिल अगर मेरे पास रहेगा तो हमको पैसा देना, मतलब ओनली टू मतलब सिर्फ हम ही को देना, या हम जिसको ऑर्डर दिए तुमको पेमेंट करने का उसके पास चले जाना। हम तुमको बोल देंगे कि बैंक के पास डायरेक्टली पैसा पेमेंट करने चल जाना, क्योंकि तुमको ये बिल किसके पास दिखेगा? बैंक के पास दिखेगा। तो और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, कोई सर्टेन पर्सन को अगर तुमको ऑर्डर दे दिया गया है पेमेंट करने के लिए, उसको जाके दे देना। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तुमको ऐसा बोल देंगे कि ये बिल तुमको जिस बंदा के पास दिखेगा उसी को जाके पैसा पेमेंट कर देना। समझ में आया? क्योंकि जो जिसके पास भी ये बिल रहेगा, जिसके पास भी ये बिल रहेगा वो उसका हकदार रहेगा, वो उसका हकदार रहेगा। अब सवाल उठता है सर वो उसका हकदार कैसे हो सकता है? सुनना ध्यान से। बताओ जैसे हम तुमसे बिल का पैसा पा रहे हैं तो हम ये बिल को अपने पास रखे हुए हैं, ऐसा मेरे साथ भी तो हो सकता है कि कोई हमसे पैसा पा रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मान लेते तुम हमसे 10,000 रुपया पा रहे हो, बोलेंगे 10,000 रुपया पैसा तो नहीं है, एक काम करो ये बिल तुम रख लो। बोल सकते कि नहीं? ये बिल तुम रख लो, तुमको 10,000 रुपया 3 महीना के बाद मिल जाएगा।
अब तुम्हारा भी कोई क्रेडिटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तुम्हारे से भी कोई पैसा पा सकता है, तुम उसके पास चिपका दोगे, बोलो है ना, मतलब ये चिपकाते चल जाओगे सामने वाले के पास जो तुमसे पैसा चाह रहा है। तो बताओ फाइनली पेमेंट किसको मिलेगा? लास्ट तक घूमते फिरते नाचते कूदते ये बिल जिसके पास जाएगा, लास्ट में ड्यू डेट जब आ जाएगा बिल पेमेंट करने का 3 महीना के बाद, बोलेंगे जिसके पास बिल होगा पैसा उसी को मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए बोलता है टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और बिल ऑफ एक्सचेंज बोलने का मतलब समझ में आया? एक्सचेंज होता जा रहा है, यहां से वहां घूमता फिरता चलता जा रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो ये होता है बिल के बारे में। तो बोला है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर। अभी समझाए थे, फिर से बता देते हैं। लो बता यहां पे क्या लिखे थे कि जो गुड्स को सेल किया है वही क्रेडिटर है और बिल को तो वही बनाता है। बोलो हाँ या ना, यानी क्रेडिटर यहां पे बनाता है, बिल को लिखता है, यानी ड्रॉ करता है क्रेडिटर अपॉन हिज डेटर, अपने डेटर के ऊपर ये बिल को बनाता है। बोलो बात समझ में आया? और इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई या डेटर। नाम आया ड्रॉई, आगे जाके बात करेंगे। जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होती है या होता है। मतलब क्या? अगर हम बिल को ड्रॉ किए हैं तो हम ड्रॉर हो गए, और तुम बिल को एक्सेप्ट किए हो तुम ड्रॉई हो गए। सीधा बात, जिसके नाम पे बिल बना है वो ड्रॉई है। वो कौन है? ड्रॉई है। तो बताओ यानी क्रेडिटर को कितना नाम से हम लोग पुकार सकते हैं पता है? अपने आप को, यानी हम अगर बिल बनाए हम अपने आप को कितना नाम से बुला सकते हैं पता है? हम अपने आप को सेलर बोल सकते हैं, अरे हम ही ना सामान बेचे थे, हम अपने आप को सेलर बोल सकते हैं, हम अपने आप को क्रेडिटर बोल सकते हैं, क्रेडिटर या सप्लायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम ही तो सप्लाई किए थे। तो हम अपने आप को क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को सप्लायर भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को ड्रॉयर भी बोल सकते हैं, मतलब बिल को हम ही ड्रॉ किए थे। बोलो बात समझ में आया? और सामने वाला बंदा को क्या क्या बोल सकते हैं? बी को क्या क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे वो मेरा डेटर है तो डेटर बोल सकते हैं, वो परचेजर है तो परचेजर बोल सकते हैं, परचेजर या बायर भी बोल सकते हैं, खरीदने वाला बंदा है। बोलो हाँ या ना? इतना सारा बात बोल सकते हैं। और दूसरा ड्रॉई बोल सकते हैं, मतलब अपने आप को, मतलब जो बिल बनाता है वो ड्रॉर है, तो सामने वाला बंदा क्या है? ड्रॉई है। क्या ये बात समझ में आया? और समवन ऑन हिज बिहाफ, मतलब अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो एक्सेप्ट कौन करेगा? बोलेगा ए बाबू चलो तुम थोड़ा साइन कर देना यहाँ पे, उसके बिहाफ में कोई और साइन कर देगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भरोसा हम पे रखना लेकिन साइन किसी और से करवा दे रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, मतलब या तो ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा या तो समवन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ में कोई साइन कर देगा। बोलो क्लियर है चीज? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बिना कोई कंडीशन का हम लोग यहाँ पे, मतलब मेकर जो होता है वो साइन करके और सामने वाला पर्सन को दे देता है, और वो सामने वाला पर्सन को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? अब बात आता है कौन कौन पार्टी होता है, कौन कौन पार्टी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बताओ, अभी दो पार्टी के बारे में बात की है। कौन? एक बिल को बनाने वाला, एक बिल को एक्सेप्ट करने वाला। बिल जो बनाता है उसको ड्रॉर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। एक और बंदा आएगा यहाँ पे, पेई। पेई का मतलब होता है जिसको पैसा पाना होता है, जिसको पैसा पाना होता है। बताएंगे सब बताएंगे। सुनो, बोला है पहला ड्रॉयर, इसलिए सब लिखना नहीं है, बस समझना है। लिखते जाओगे तो फिर एक क्लास में 2 पेज लिखोगे, खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले समझाने दो हमको, पूरा सारा तुम लोग को मिल जाएगा प्रिंट आउट। क्लियर है चीज? आइए सुनिएगा। बोला ड्रॉर कौन होता है सर? तो इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन होता है? मेकर होता है, बनाने वाला होता है। अ सेलर और क्रेडिटर हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर। बोलो कौन होता है ये? वो सेलर या क्रेडिटर होता है। हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, जिसके पास हक होता है पैसा रिसीव करने का। फ्रॉम किससे? डेटर से। बोलो हाँ या ना? डेटर से। और कैन ड्रॉ अ बिल अपॉन ऑन बायर और डेटर, जो हम लोग बिल बना के रखे हैं सामने वाला बंदा के पास, उससे पैसा पाने का हमारे पास हक होता है। बोलो हाँ या ना? The drawer, after writing the bill of exchange, has to sign it as maker of the bill of exchange। मतलब जो ड्रॉर होता है, जब बिल को बना दिया है, बिल को लिख दिया है, तो उसके बाद उसको साइन करना पड़ता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में। बोलो है ना? तो ये होता है ड्रॉर। उसके बाद कौन होता है? ड्रॉई। ड्रॉई को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? एक्सेप्टर जानते हैं हम लोग। बोलो है ना? अरे एक्सेप्ट करेगा वो सामने वाला बंदा, तो वो एक्सेप्टर है।
और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या रहा फिर? अगर वो बिल बना है तो बिल का वैलिडिटी कब आ सकता है, बिल वैलिड कब हो सकता है? जब सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? सामने वाला बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोला ना हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब पैसा दो। तब अगर नहीं करेगा तो सामान का पैसा दो। और अगर तुम क्रेडिट में खरीदना चाहते हो, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे हमको कैसे पता चलेगा? बोला थोड़ा सा भरोसा कीजिए ना। बोला भरोसा नाम का कुछ चीज नहीं होता यहाँ पे। बहुत अच्छा लोग पे भरोसा किए, ठीक है, वो चला गया हमको मेरा काट के। समझ में आया? तो इसीलिए हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बिल साइन करेंगे। तुमको अगर इतना भरोसा दिलवाना है तो तुमको साइन ही तो करना है, करना साइन। बोलो हाँ या ना? साइन करके हमको दे दो ये वाला बिल को, भरोसा करने लगेंगे तुम्हारे ऊपर। बोलो हाँ या ना? और बाद में अगर ना करोगे लास्ट ड्यू डेट पे, उसके बाद चप्पल खाओगे। इसका मतलब उसके बाद केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसका। बोलो हाँ या ना? तो बोला है ड्रॉई कौन होता है सर? तो इज द पर्सन अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके नाम पे बिल बनाया। अपॉन हुम का मतलब ये नहीं कि उसको सुला के उसके ऊपर लिखा गया था, ठीक है, मतलब उसको लेटा दिया गया और उसके ऊपर बैठा के और बिल को छापा गया है, लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, मतलब जिसके लिए, जिसके ऊपर बनाया गया है बिल। समझ में आया? ये होता है हमारा ड्रॉई। और ड्रॉई इज द परचेजर और डेटर ऑफ द गुड्स अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। वो कौन होता है? तो परचेजर होता है या डेटर होता है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है सबको? और थर्ड वन, तीन पार्टी होता है सर इसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है? तीन पार्टी होता है। इसको भी याद करने का एक तरीका बताएंगे, अभी बस ध्यान से देखो। बताओ, पेई होता है थर्ड पर्सन। कौन होता है? पेई। सर ये पेई कौन होता है? एक होता है पेयर, एक होता है पेई। सुनना, ई आर और डबल ई बड़ा मजे की चीज होती है। अगर ई आर लगा हुआ है, अगर ई आर लगा हुआ है तो जो ट्रांसफर कर रहा है ना, जो दे रहा है ना, उसके लिए बन जाएगा वो। बताओ बिल कौन बनाया था? तो इसका मतलब क्रेडिटर बनाया था। इसका मतलब हम बिल बनाए, ड्रॉ किए हम, तो हम ड्रॉअर बन गए। समझ में आया? और जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉई हो गया, वहां पे डबल ई लगा दिए। उसी तरह से अब तुमको पे करना है पैसा तो तुम पेयर हो गए, और हमको पाना है पैसा, हम पेई हो गए। बोलो बात समझ में आया? तो जिसको पैसा पाना होता है वो पेई हो जाएगा, और जिसको पैसा पे करना होता है वो पेयर हो जाता है। बोलो बात समझ में आया? तो देखो यहां पे पेई कौन होता है? बोला इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। जिसको पैसा पेमेंट करना होता है वो पर्सन यहां पे पेई बन जाता है। और द ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ विल बी द पेई इफ ही कीप्स द बिल विथ हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। क्या लाइनिंग बोल दिया सर? आइए ना सुन लेते हैं थोड़ा सा, आइए सुन लेते हैं। बताओ क्या? द ड्रॉअर ऑफ द बिल, कौन है ड्रॉअर ऑफ द बिल? हम। हिमसेल्फ विल बी द पेई, वो खुद पेई हो सकता है। हम खुद अपने आप को पेई बोल सकते हैं, लेकिन कब? इफ ही कीप्स द बिल्स विथ हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट, यानी जब तक उसका पेमेंट का डेट नहीं आ जाता तब तक अगर वो बिल हम अपने पास रखे हुए हैं तो हम ही पेई बन जाएंगे। अरे बोलो ना, अगर हम बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाए, बैंक से डिस्काउंट, और ना ही हम किसी और को बिल दिए हैं, इसका मतलब बिल किसके पास है? मेरे पास। अगर बिल मेरे पास है तो पैसा भी किसको मिलेगा? हम ही को मिलेगा। तो बिल बनाए भी थे हम, पैसा मिलेगा भी हमको। इसका मतलब हम ही उस बिल का ड्रॉअर हैं, हम ही उस बिल का पेई हैं। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात क्लियर चीज? तो यानी ड्रॉअर जो है वो पेई हो सकता है, लेकिन पेई जो होता है वो बदलता भी रह सकता है। बोलो हाँ या ना? पेई जो है वो बदलता भी रह सकता है। अगर हम बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लिए तो बताओ, अब बैंक के पास बिल चला गया है तो पेई कौन बन जाएगा? बैंक। अगर हम मिस्टर एक्स के पास बिल दे दिए थे, इसका मतलब अब पैसा किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को। तो वहां पे पेई कौन बनेगा? मिस्टर एक्स बनेगा। तो जिसके पास बिल रहेगा वो पेई बन जाएगा लास्ट में। बोलो हाँ या ना? तो हम अपने आप को पेई बोल सकते हैं अगर बिल हम अपने पास ही रखे रहेंगे तब। बोलो समझ में आया? बोला द पेई में चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सब सिचुएशन में पेई बदल सकता है, जो भी बताए तुमको। बताओ, इन केस द ड्रॉअर हैज गॉट द बिल डिस्काउंटेड, हम बिल को क्या करवा लिए? डिस्काउंट करवा लिए बैंक से, तो क्या अब हम ही पेई रहेंगे? अब पेई कौन बन जाएगा? बैंक बन जाएगा। तो द पर्सन हु हैज डिस्काउंटेड द बिल विल बिकम द पेई, यानी जो पर्सन जो बिल को डिस्काउंट करवाया करके दिया है, मतलब बैंक जो करके दिया है, वो यहां पे पेई बन जाएगा। बोलो समझे? या इन केस द बिल इज इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब होता है पास ऑन कर देना, किसी और को ट्रांसफर कर देना।
समझ में आया? तो अगर हम इंडोर्स कर देते हैं इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, अरे मेरा भी तो कोई क्रेडिटर होगा जिसको पैसा पेमेंट करना था, तो हम उसको क्या कर दिए, इंडोर्स कर दिए, पास ऑन कर दिए उसके पास ऑफ द ड्रॉर, बोला द क्रेडिटर विल बिकम द पेई, यानी उस टाइम वो पेई बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो जिस सिंपल सा बात, नो बकवास, जिसके पास बिल रहेगा पेई वही रहेगा, क्योंकि पैसा उसी को मिलेगा। बोलो समझ में आया? पैसा उसी को मिलेगा। आइए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बोला नोट में कि नॉर्मली द ड्रॉअर एंड द पेई इज द सेम पर्सन। बोलो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो ड्रॉअर है वही पेई रहता है, क्योंकि बिल अपने पास रखे रहेंगे, तो इसका मतलब हम क्या बन जाएंगे, ड्रॉअर भी बनेंगे और पेई भी बनेंगे। उसी तरह से सिमिलरली द ड्रॉई एंड द एक्सेप्टर इज नॉर्मली द सेम पर्सन। जो ड्रॉई है जिसके नाम पे बिल बना है, और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगा, जो साइन करेगा, वो दोनों तो सेम ही बंदा होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब एक्सेप्टर और ड्रॉई भी हमारा सेम ही पर्सन होता है, और ड्रॉअर और पेई भी हमारा यहां पे सेम ही पर्सन होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोमिसरी नोट। ये सब बस थ्योरी तुमको जान के रखना पड़ेगा खाली, मतलब नॉलेज के लिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास थ्योरी पूछ भी सकता है और तुम्हारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, समझे? बट नॉलेज के लिए आप थ्योरी को याद रखोगे। क्या है प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट क्या होता है? बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज का जुड़वा भाई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जुड़वा भाई होता है। बताओ क्या होता है? प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस से बना है। किससे बना है? प्रॉमिस से बना है। तो बोलता है ना, अब सुनना, फिर से कहानी बताते हैं। ए बी के पास सामान बेचा, तो हम बोल रहे हैं ना, हम बिल बनाएंगे। कौन बोल रहा है? बेचने वाला। कौन बोल रहा है? बेचने वाला। हम बिल बनाएंगे कि सामने वाला पर्सन के पास हम बेचे हैं सामान, 2-3 महीना के बाद पैसा पेमेंट करेगा। ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन सामने वाला, सर आप काहे कष्ट कीजिएगा, हम बिल लिखते ना। बी खुद बोल रहा है कि हम यहां पे बिल लिख रहे हैं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम खुद लिखेंगे और हम खुद साइन करके आपको देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप काहे पेन पेंसिल चलाइएगा बेकार में, आपको कष्ट करने देंगे? अरे ना, हम कष्ट करेंगे, ठीक है, हम खुद बिल लिखेंगे। कौन बोल रहा है ये बात? बी, यानी जो सामान खरीदा है वो खुद बोल रहा है। और वो क्या लिखता है पता है? आई प्रॉमिस टू पे। बोलो ना, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। बोलो हाँ या ना? मतलब इतना अमाउंट हम प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीना के बाद पेमेंट कर देंगे। तो बताओ सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है। तो जब परचेजर बनाता है बिल, तो उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉमिसरी नोट। और जब जब सेलर बनाता है बिल, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो बात समझ में आया? मतलब जो सामान को बेचा है, या क्रेडिटर बोल सकते हैं कि अगर क्रेडिटर अगर बिल को बनाता है तो उसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर परचेजर, जिसको डेटर बोलते हैं, अगर डेटर बनाया है बिल को, तो वो हमारा प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। बोलो समझ में आया? तो बोला व्हेन अ पर्सन गिव्स अ प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी अनकंडीशनली। कंडीशन तो इसमें भी नहीं रहेगा, जैसे यहां पे भी नहीं था वहां पे भी नहीं रहेगा। टू अ सर्टेन पर्सन और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। मतलब चाहे तो कोई सर्टेन पर्सन को पेमेंट करना है, या तो उसके अकॉर्डिंग जिसको ऑर्डर देगा उसको पेमेंट करना है, उसके लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का ही उल्टा यहां पे है, लेकिन वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख कौन रहा है? क्रेडिटर। और यहां पे लिख कौन रहा है? डेटर। वहां पे लिख रहा है सेल करने वाला, यहां पे लिख रहा है परचेज करने वाला। बोलो बात समझ में आया? तो पी फॉर परचेज करने वाला, पी फॉर प्रॉमिसरी नोट। बोलो हाँ या ना? यानी जो परचेजर होता है वही प्रॉमिसरी नोट बनाता है। बोलो क्लियर है चीज? बट ये सिंपल सा चीज है, इसे भी याद रह सकता है। बोलो क्लियर है चीज? सर पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, इसमें कौन कौन पार्टी होता है? तो इसमें 2 पार्टी होता है, मेकर और पेई। मेकर और पेई। मेकर मतलब बिल बनाने वाला, बिल को लिखने वाला। बताओ इस बार कौन लिखा था बिल को? इस बार कौन लिखा था बिल को? डेटर लिखा था। बोलो हाँ या ना? परचेजर लिखा था यहां पे बिल को। तो बोला इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द प्रॉमिसरी नोट। जितना अमाउंट उसमें स्पेसिफाई किया गया है उतना अमाउंट देने के लिए जो प्रॉमिस करता है। क्या करता है? प्रॉमिस करता है। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉमिसर, उसको प्रॉमिसर भी बोला जाता है। बोलो समझे? अच्छा एक बात बताओ, तो अगर उसको प्रॉमिसर बोला जाता है तो हमको क्या बोला जाएगा? प्रॉमिसी। लास्ट में डबल ई जुड़ जाएगा उसमें। बोलो हाँ या ना? प्रॉमिसी बोला जाएगा। तो देखो ना यहां पे लिखा हुआ है प्रॉमिसी। अच्छा पेई कौन हो गया? जिसको पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा? हमको, ए को मिलेगा पैसा। बोलो हाँ या ना? तो 2 ही पर्सन हो सकता है, एक बिल बनाने वाला और दूसरा पैसा पाने वाला।
तो जो बिल बना रहा है उसको मेकर बोलते हैं, मेकर बनाने वाला। और एक होता है पेई, पैसा पाने वाला। बोला इज द पर्सन हुज इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन और ही इज कॉल्ड द प्रोमिसी, उसको प्रोमिसी बोलते हैं। तो सिंपल सा चीज, अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, कितना बोलोगे? 3। कौन कौन होता है? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई होता है, 3 पार्टी। लेकिन अगर प्रोमिसरी नोट में बोलेंगे तो कितना बोलोगे? 2, मेकर और पेई। और तुमको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना वर्ड का है? 3 वर्ड का है, तो इसीलिए उसमें पार्टी भी कितना रहेगा? 3 रहेगा। और प्रोमिसरी नोट कितना वर्ड का है? 2 वर्ड का है, तो पार्टी भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। बोलो याद रहेगा? तो इस तरह से याद रख लोगे इसको कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे तो 3 वर्ड है इसमें, इसलिए 3 पार्टी इसमें रहेगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट में हमारा 2 वर्ड है, तो बस 2 पार्टी रहेगा इसमें। लेकिन पार्टी का नाम में कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, और मेकर, पेई होता है प्रोमिसरी नोट में। पेई दोनों में कॉमन होता है, पेई दोनों में कॉमन होता है। बोलो बात समझ में आया? क्या यहां तक सबको क्लियर है चीज? लेकिन अभी भी हम लोग जगह पे पहुंचे नहीं है, बहुत कुछ अभी हम लोग को जानना है, समझना ध्यान से। अभी जर्नल एंट्री सब कहां हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो खाली लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं कि क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है प्रोमिसरी नोट। बोलो हाँ या ना? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कितना टाइप्स होता है, कितने तरह के होते हैं ये सारा चीज? तो ये 4 तरह का होता है। कितना तरह का? 4 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला डिमांड बिल। कौन सा बिल? डिमांड, नाम में ही डिमांड लिखा हुआ है। डिमांड मतलब जब मांगोगे तब पैसा मिल जाएगा, जब मांगोगे। आपको अगर भरोसा नहीं है ना, आप इसमें डेट वेट कुछ मत लिखिए, समझ में आया? अरे पर्स मेरा चोरी हो गया, हम क्या करें? मेरा पर्स चोरी हो गया, आप भरोसा ही नहीं कर रहे कि हम आपको पैसा दे देंगे। एक काम कीजिए, हम आपको एड्रेस लिख के दे देते हैं, आप उस जगह पे आ जाइए, हम पैसा आपको उसी टाइम दे देंगे, घर में हम आपको पैसा दे देंगे। सुनना ध्यान से, हाँ या ना? तो आप अगर ये बिल को बना रहे हैं तो ऑन डिमांड बिल रख लीजिए। लीजिए, डिमांड बिल का मतलब जब आप डिमांड कीजिएगा पैसा उसी टाइम आपको दे देंगे। और जो चेक होता है ना, जो चेक होता है ना, वो ऑन डिमांड बिल होता है। कौन सा बिल होता है? ऑन डिमांड। बताओ, उसमें अगर डेट लिख दिया गया 25 तारीख, 25 तारीख को जाके अगर हमको पैसा मांगना होगा तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वो जो चेक हम किसी दिन भी जाके हम बैंक में जाके अगर 3 महीना के पहले, अरे 3 महीना का वैलिडिटी होता है, डेट लिख दिया गया है, तो इसका मतलब 3 महीना के बीच में हम लोग कभी भी, संडे को छोड़ के, ठीक है, किसी और दिन अगर हम पहुंच जाएंगे अगर बैंक में, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब हम बोलेंगे ए बैंक पैसा दो, पैसा देगा। हम जैसे ही डिमांड करेंगे पैसा मिलेगा, वो ऑन डिमांड बिल होता है। बोलो समझ में आया? तो वैसे ही यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज अगर क्रिएट कर रखते हैं डिमांड बिल के हिसाब से, इसका मतलब डेट वेट वहां पे लिखने का जरूरत नहीं है, वहां पे लिख दिया ये डिमांड बिल है, मतलब जब डिमांड करोगे तब पैसा मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोला दिस बिल इज पेएबल व्हेन इट डिमांडेड, जब उसका डिमांड किया जाएगा उसी टाइम उसका पेमेंट हो जाएगा। और द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट, उसके लिए फिक्स डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे नहीं होता है कि हाँ 3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, यहां कुछ नहीं होता है फिक्स डेट। जब बोलोगे तब पैसा दे देंगे, खाली तुम बोल के देखना एक बार। समझ में आया? बस। बोला देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर्ड व्हेन एवर प्रेजेंटेड, यानी जब बिल को यहां पे प्रेजेंट करेंगे उसी टाइम उस बिल का पेमेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये होता है डिमांड बिल। ये क्या होता है? डिमांड बिल होता है। आई बात समझ में? दूसरा होता है फॉरेन बिल। नाम में लिखा हुआ है फॉरेन, क्या लिखा हुआ है? यानी बाहर देश का होगा फॉरेन। बोला है फॉरेन बिल, इसका मतलब बाहर देश के लिए। इसका मतलब क्या? अरे सीधा बात, जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग दूसरे देश के लोगों से, और वहां पे जो बिल बनाया जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? फॉरेन बिल। अ बिल दैट कैन बी पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर उसका पेमेंट किया जाएगा, इज टर्म्ड एज अ फॉरेन बिल। उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल किया जाए, बोला जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर हम बाहर देश से कुछ खरीद के लाते हैं और वो बिल बना के रखा है मेरे नाम पे, अब हमको पैसा पेमेंट करना है, तो इंडिया में करना है कि बाहर करना है? बाहर। ऐसा बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन बिल बोलते हैं। हम लोग यूज नहीं करते हैं उस तरह का, लेकिन बड़े बड़े लोग यूज करते हैं वो सब चीज का। जैसे 2 एग्जांपल ऑफ फॉरेन बिल क्या होता है? एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम तो सुने ही होंगे, तो उसमें भी तो बिल बनता है। तो इसका मतलब अगर हम चाइना से कोई सामान मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब फॉरेन से मंगवा रहे हैं, उसका पैसा फॉरेन से आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल रहेगा तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? थ्योरी के बेस पे हम ये वाला चीज तुमको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं,
तुम लोग समझ जाओगे। इनलैंड बिल, इनलैंड का मतलब अपने लैंड में, अपने कंट्री के अंदर, बोलो ना इनलैंड, लैंड के अंदर मतलब अपने जमीन के अंदर, मतलब अपने कंट्री के अंदर। तो बोलता है इनलैंड बिल इज पेएबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन अनदर अदर फॉरेन कंट्री, दूसरा फॉरेन कंट्री में नहीं, अपने कंट्री में, एक कंट्री में जहां पे बिल्स का पेमेंट होता है उसी को इनलैंड बिल बोलते हैं। बोलो समझ में आया। दिस बिल इज अपोजिट टू फॉरेन बिल, ये फॉरेन बिल का क्या होता है, उल्टा, अपोजिट होता है, क्योंकि वहां पे बाहर देश में पेमेंट होता है और यहां पे अपने देश में पेमेंट होता है। बोलो क्लियर है। एंड लास्ट वन ट्रेड बिल, ट्रेड बिल क्या होता है, तो दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड, ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इस तरह का बिल बनाया जाता है। कौन सा बिल, ट्रेड बिल। तो 4 तरह का टाइप्स होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, आप इसको याद रखना। समझ में आया। बस थ्योरी के बेस पे सब, नॉलेज के लिए आप ये सब याद रखना। हाँ नॉलेज के लिए क्या, तुमको क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी। अरे एमसीक्यू तो पूछा जाएगा ना, तो एमसीक्यू में तुम्हारे पास ये सब छोटा छोटा चीज पूछ देगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए तुमको उस टाइम जानना पड़ेगा। बोल देगा हाउ मेनी पार्टीज आर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5। समझ में आया। कितना मारोगे, 3, बिल ऑफ एक्सचेंज 3, इसलिए 3 मार देंगे। समझ में आया। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट को समझ के रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में काम आएगा ये सब चीज। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। बोला अब ड्यू डेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, नया नया चीज मिलता रहेगा, ध्यान रखना। ड्यू डेट के बारे में बात करते हैं। बोला सर इट इज अ डेट ऑन विच द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड या ड्यू, ये वो डेट होता है, ये वो दिन होता है जब आप पेमेंट करने का बात करते हो। अरे बोलो ना, अगर हम बिल बनाए हैं 1/5 को, 1/5/2026 को बिल बनाए हैं, कितने महीना का, 2 महीना का बिल बनाए हैं, तो इसका ड्यू डेट कब आएगा, बोलेंगे 1/7/2026 का ड्यू डेट आ जाएगा। अरे बोलो 2 महीना इसमें ऐड कर देंगे, ड्यू डेट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो ये ड्यू डेट निकालने के लिए, ये ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जानना पड़ेगा कि 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 3। बोला पहला होता है बिल एट साइट, बिल एट साइट। द ड्यू डेट विल बी द डेट ऑन विच द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिस दिन हम लोग बिल को प्रेजेंट करेंगे उसी दिन उसका ड्यू डेट बन जाएगा, उसी दिन उसका ड्यू डेट बन जाएगा। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑन डिमांड बिल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऑन डिमांड बिल के लिए होता है। अरे बोलो ना, अगर हम चेक इशू कर दिए, तुमको चेक दे दिए, समझना, हम तुमको चेक दे दिए, आज का डेट 21/6/2026, आज का डेट 21/6/2026, आज के डेट में हम 5,000 रुपए का चेक काट के तुमको दे देते हैं, लो बेटा खुश रहो मौज करो। और तुमको हम 5,000 रुपए का बिल काट के दे दिए, अब तुम खुशी खुशी नाचते नाचते जाओगे, आहा अभी तो बहुत टाइम, आज तो संडे है, आज तो बैंक बंद होगा, दूसरा दिन खुलेगा तब जाएंगे, दूसरा दिन तुम्हारा स्कूल है, तुमको टाइम नहीं मिला, स्कूल से ट्यूशन आना है, तब तक तुम्हारा कोचिंग बैंक बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई दिन अगर टाइम मिलेगा तब तुम जाओगे। तुमको पता है कि 3 महीना का वैलिडिटी होता है, कितना महीना का, मतलब ये कि 21/6 को अगर डेट लिख दिए हैं हम, क्योंकि हम तो चालाक हैं, हम तो डेट लिख ही देंगे, नहीं तो अगर खाली छोड़ के लिखेंगे तो इसका मतलब तुम तो मनमौजी बन जाओगे। बोलो 1 साल के बाद 2 साल के बाद जाओगे तुम बिल को लेके, हाँ या ना, और जिस दिन जाओगे उसी दिन डेट दे दोगे, तो इसका मतलब तो आराम से कर सकते हो उस टाइम। लेकिन हम क्या किए, हम डेट लिख दिए इसमें और डेट लिख के दे दिए, मतलब अब तुमको 3 महीना के अंदर ये बिल का पैसा लेना ही पड़ेगा। तो बताओ इसका मतलब 21 और 9 हो जाएगा 26, बोलो है ना। अगर 3 महीना के बारे में बात करेंगे तो इसका वैलिडिटी 3 महीना, तो इतना दिन के अंदर तुमको जाना पड़ेगा, बोलो ना। अगर तुम 4 दिन के बाद अगर 25 तारीख को चले जाओगे तो क्या तुमको पैसा नहीं देगा, काहे नहीं देगा, देगा। समझ में आया। अगर तुम अगले महीना में अगर तुम 2/7 को पहुंच जाते हो, क्या तुमको पैसा नहीं देगा, देगा। ये ड्यू डेट के पहले तुमको पहुंचना पड़ेगा, बोला है ना, वैलिडिटी खत्म होने से पहले तुमको पहुंचना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब जब तुम बिल को प्रेजेंट करते हो पेमेंट के लिए, उसी डेट वही दिन उसका क्या बन जाता है, ड्यू डेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ड्यू डेट बन जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। आगे एक होता है बिल आफ्टर डेट। क्या होता है, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है सर, बोला द ड्यू डेट विल बी द डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस टर्म ऑफ द बिल। यहां से मजा आना शुरू हो जाएगा। क्या बोला है, ड्यू डेट क्या होगा, तो बोला डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल ड्रॉ करने का डेट। अगर तुम आज हमसे सामान खरीदे हो तो आज का डेट हो गया 21 तारीख 6ठा महीना 2026, बोलो हाँ या ना।
कितना महीना में पैसा देने का बात किया गया है? 3 महीना में देने का बात किया गया है। तो यहां से हमारा डेट कैलकुलेट किया जाएगा और हम लोग का 3 महीना कब कैलकुलेट होगा, कंप्लीट होगा? 21/9/2026, यानी ड्यू डेट जो बनेगा वो कब बनेगा? 21/9/2026 का बनेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है बात? लेकिन एक होता है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट, साइट मतलब सी का पास्ट टेंस होता है, साइट मतलब यहां पे देखने का बात करता है। देखने का बात मतलब एक्सेप्ट करने का बात होता है। क्या? एक्सेप्ट। अरे हम जिस दिन बिल बनाए, सामने वाला बंदा उस दिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अरे हम तुमको अभी सामने सामने बेच रहे सामान इसीलिए ना, अगर तुम हो दिल्ली में, हम हैं यहां पे, यहां से सामान तुम्हारे पास भेजेंगे, होता है ना हमारे बीच में ट्रांजैक्शन, बोलो। तो इसका मतलब हम तुम्हारे पास बिल भेजेंगे, बोलेंगे चलो साइन करके भेज देना, तो इसका मतलब तुम्हारे पास बिल जा रहा है 2-3 दिन तुम्हारे पास लग गया बिल जाते जाते, और उसके बाद तुम एक्सेप्ट करोगे, देखोगे उसको, उसके बाद एक्सेप्ट करके वापस हमको भेज दोगे। अरे बोलो हाँ ना? तो अगर हम बिल ड्रॉ किए हैं 21 तारीख को और तुम अगर बिल को देखे हो 24 तारीख को, इसका मतलब बोलता है कि अगर आफ्टर डेट बिल है, कौन सा बिल? आफ्टर डेट बिल है, तो जिस दिन में बिल बना हुआ था वहां से ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर साइट बिल है तो जिस दिन एक्सेप्ट किया गया है वहां से ड्यू डेट बनेगा। तो यहां से 3 महीना का मतलब हो गया 24/9/2026 को बनेगा इसका ड्यू डेट। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? फिर से रिपीट करते हैं। क्या? बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कैलकुलेट करने में दिया जाता है, ड्यू डेट भी आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में। समझ में आया? बोलेगा कि बिल इस डेट में ड्रॉ किया गया है, इस डेट में एक्सेप्ट किया गया है, उसका आफ्टर डेट बिल है, बताओ ड्यू डेट कब बनेगा? 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और जहां पे सही वाला होगा वहीं पे टिक मारना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? दे देगा 21 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, अब उसमें जो सही होगा उसमें जाके टिक मार देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है चीज? तो तुम्हारा ड्यू डेट कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू सब में। आई बात समझ में? हाँ या ना? बहुत कुछ समझना है, अभी बहुत कुछ समझना है इस चैप्टर में, अच्छे से समझते चलो। अभी मेन काम आए कहां है, मेन बात में आए कहां है? अभी यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है चीज? 3 तरह का यहां पे हम लोग पढ़े। कौन कौन सा ड्यू डेट होता है? एक होता है बिल एट साइट पे, मतलब जब तुम प्रेजेंट करोगे बिल को उसी टाइम उसका ड्यू डेट बन जाता है। बिल आफ्टर डेट में जब तुम बिल बनाए हो वहां से टर्म्स ऑफ बिल को ऐड कर दिया जाएगा। अगर बिल आफ्टर साइट है तो जब से तुम बिल को एक्सेप्ट किया गया है तुम्हारा बिल, वहां से प्लस करेंगे टर्म्स ऑफ द बिल। 2 महीना 3 महीना जितना दिन का है उतना हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं मैच्योरिटी डेट क्या होता है। अभी क्या पढ़े हम लोग? ड्यू डेट। अभी क्या पढ़े? ड्यू डेट। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैच्योरिटी डेट। दोनों डिफरेंट होता है। दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब सवाल उठता है सर डिफरेंट कैसे होता है? आइए सुनिएगा ध्यान से। चेक वाले केस में यानी ऑन डिमांड बिल में मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट दोनों सेम डेट होता है। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट दोनों क्या होता है? सेम डेट होता है। लेकिन आगे का केस में, बाकी चीजों केस में, मतलब आफ्टर डेट वाला और आफ्टर साइट वाले में मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट दोनों डिफरेंट डेट होता है। बोलने का मतलब ये कि बताओ, सुनना सुनना सुनना, बोलता है कि अगर आप बिल को बनाए हो 21/6/2026 में और ये आफ्टर डेट वाला बिल है, कौन सा है? और ये 3 महीना का बिल बना हुआ है, तो तुम क्या करोगे? यहां से ड्यू डेट निकालोगे। ड्यू डेट कब निकलेगा? 21/9/2026 को निकलेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलता है सर ये तो ड्यू डेट है। ये कौन सा डेट है? ड्यू डेट। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट क्या होगा ये बताइए। बोलता है मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए ड्यू डेट में तुमको 3 एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है। लो खुश रहो, नाचो कूदो। 3 days ऑफ ग्रेस। 3 days ऑफ ग्रेस, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम तुमको मिलता है। ड्यू डेट का तुम देख लो और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो। बताओ 21 में 3 दिन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 24, यानी 24/9/26 इसका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है चीज? तो मैच्योरिटी डेट क्या होता है सर? उसमें डेज ऑफ ग्रेस, वो भी कितना दिन? ओनली 3 days, ना कम ना ज्यादा। 3 दिन उसमें ऐड कर देना पड़ेगा तुमको, और वो 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट बनेगा वो आपका मैच्योरिटी डेट बन जाएगा। लेकिन क्या चेक के केस में ऐसा होता है? नहीं होता है। चेक अगर हमारा 21 तारीख को बना है
3 महीना उसका 21/9/2026 को अगर बनेगा, 21/9/2026 का बनेगा, तो इसका मतलब उसी डेट के अंदर तुमको जाना पड़ेगा और तुम वहां पे लास्ट 22 तारीख को जाओगे, 22/9/2026 को जाओगे। बोलोगे सर आपको पता नहीं, इतना भी नहीं पढ़े हैं कि 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसीलिए हम 3 दिन सोच के आए हैं। बोला लेकिन तुम नहीं पढ़े हो कि ऑन डिमांड वाला चेक वाले में फॉलो नहीं करता है, सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में फॉलो करता है, इसमें फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? तो यानी ऑन डिमांड वाले में हम लोग का ड्यू डेट ही हमारा मैच्योरिटी डेट हो जाता है, लेकिन जब आफ्टर डेट और आफ्टर साइट वाला होता है तो वहां पे 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको मिलता है। क्या ये बात समझ में आया? देखो ऊपर में लिखा हुआ, ये सब पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझना। बोला है मैच्योरिटी डेट क्या होता है, बोला द टर्म मैच्योरिटी रेफर्स टू द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए जो ड्यू हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योरिटी डेट। और इन अराइविंग एट द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे पहुंचने के लिए 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी नोन एज डेज ऑफ ग्रेस, यानी 3 डेज मस्ट बी एडेड टू द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्स इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। मतलब सीधा ड्यू डेट, कि ड्यू डेट जो हम लोग का पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्स, मतलब जो हम लोग का एक्सपायर करता है ड्यू डेट, यानी जो ड्यू डेट आया है उस डेट में आपको 3 दिन क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। और जैसे ही तुम 3 दिन ऐड करोगे वो तुम्हारा जो डेट निकल के आएगा वो मैच्योरिटी डेट बनेगा। क्या बनेगा? मैच्योरिटी डेट बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? इसको एक एग्जांपल से समझाया गया, ध्यान से समझ लेना। बोला फॉर एग्जांपल इफ अ बिल डेटेड March 5 इज पेएबल 30 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर फोकस करना, आफ्टर डेट, इसका मतलब जब बिल बनाया गया है वहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। और ये महीना वाला बात नहीं है, दिन वाला बात है। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना कि 30 डेज बोला है मतलब एक ही महीना तो बात हुआ सर ना। 30 डेज, 28 डेज, 31 डेज, ये सब एकदम डिफरेंट तुम्हारा चीज है। दिन में बोलेगा तो दिन में कैलकुलेट करोगे और मंथ में बोलेगा तो मंथ में कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? बताओ अगर हम लोग मार्च महीना में अगर ड्रॉ करते हैं बिल, कौन सा महीना में, तो मार्च में तो 31 दिन होता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम 30 दिन को एक महीना मान के चलते हो और तुम यहां पे मान लेते हैं कि, सुनना ध्यान से, अगर तुम 13 मार्च को, अगर तुम 13 मार्च 2026 को अगर बिल बनाते हो एक महीना के लिए, कितना महीना के लिए, एक महीना के लिए, तो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट कब होगा पता है? मैच्योरिटी डेट क्या होगा पता है? बोलेंगे सर एक महीना बोले ना, तो ठीक है एक महीना इसमें जोड़ देंगे। और मैच्योरिटी पूछे ड्यू डेट नहीं, मतलब 3 दिन हमको दिन में भी जोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो, इसका मतलब 13 और 3 16/4/2026 उसका मैच्योरिटी डेट बनेगा। बोलो हाँ या ना, 16/4/2026 उसका मैच्योरिटी डेट बनेगा। लेकिन यहां पे आप अगर दिन में कैलकुलेट करोगे, दिन वाला कैलकुलेट करोगे, तो 16 नहीं आएगा आपका, तब 16 नहीं आएगा आपका। आप काउंट करके देखो, बताओ अगर 30 दिन दिया जाता है, कितना दिन, 30 दिन, और 3 दिन तो एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 33 डेज हो गया। कितना? 33 डेज हो गया। तो तुम कैसे करोगे? बोलेंगे सर हमारे पास 13 तारीख का है, चलो पेन चेंज करके बताते हैं, 13 तारीख का है, 13/3/2026 का है, बताओ कितना दिन, 33 डेज, 30 + 3 33। तो इसका मतलब दिन में आप 33 को जोड़ो, कितना होता है? बोलेंगे सर 46। क्या कोई महीना में 46 होता है? इसका मतलब पहले मार्च वाला हटा लो, मार्च में कितना दिन होता है, मार्च में कितना होता है, इसका मतलब 31 मार्च को आप निकाल लो, तो बताओ कितना बच गया, 15। यानी आप अप्रैल में जो पहुंचोगे वो कितना तारीख को पहुंचोगे, 15। मतलब ड्यू डेट आपका कितना बनेगा, मतलब मैच्योरिटी डेट आपका क्या बनेगा, 15। लेकिन मंथ वाले में कितना बना था, 16। एक दिन का, एकदम एक दिन आपका फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मार्च जो था वो 31 का था, जबकि आपका 30 वाले में वो फर्क पड़ता है, और मंथ वाले में तो एक महीना ही तुम बढ़ा देते हो, वहां पे तो तुम्हारा दिन का कैलकुलेशन ही नहीं था। क्या ये बात समझ में आया? तो मेरा बोलने का बात इतना ही है कि सर अगर आपके पास बोलता है डेज में, तो डेज में कैलकुलेट करना है, अगर बोलेगा मंथ में तो मंथ में कैलकुलेट करना है। और डेज में और मंथ में कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हम सिखाएंगे ही, अभी एक ट्रेलर तुमको दिखाई चुके हैं किस तरह से करना है सो, लेकिन फिर भी अच्छे से हम लोग उसको समझने वाले हैं। बोलो ठीक है, हाँ या ना? और बात इतना ही पे खत्म नहीं होता है क्या सर, बार बार यही बात बोलते हैं? हाँ सच में, क्योंकि ये चैप्टर में तुम्हारा छोटा मोटा चीज थोड़ी ना है, बहुत कुछ है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ ये वाला चीज समझना फिर से, अभी बताया कहाँ है पूरा। बोला 5 मार्च को अगर आपका बिल का डेट है, 30 दिन के लिए है आफ्टर डेट, फॉल्स ड्यू ऑन कब, 7 अप्रैल।
वो 7 अप्रैल को ड्यू डेट बनेगा। क्यों? क्योंकि 33 डेज आफ्टर 5 मार्च को अगर हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे तो हमारा वो 7 अप्रैल बनेगा। कितना बनेगा? 7 अप्रैल बनेगा। इफ इट वर पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट, क्या बोला? अगर ये 1 मंथ वाला रहता तो ड्यू डेट क्या बनता? 8 अप्रैल बनता। समझ में आया? 8 अप्रैल बनता, क्योंकि 5 में से 3 को जोड़ते तो 8 बन जाता और मार्च में 1 महीना जोड़ते तो अप्रैल बन जाता। बोलो है ना? लेकिन अगर 30 डेज वाला अगर बात करेंगे, डेज में कैलकुलेशन करेंगे तो बोलता है 7 अप्रैल ही उसका बनेगा, 7 अप्रैल ही उसका ड्यू डेट आएगा। एक दिन कम ही आएगा, जो भी हम निकाल के बताए थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वाह, चलिए ये वाला काम समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया हमारा मैच्योरिटी डेट का बात। तो सर अगर ड्यू डेट पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? बस आपको टर्म ऑफ द बिल को ऐड कर देना पड़ेगा। अगर आफ्टर डेट बोला गया है तो जब बिल बना था वहां से, अगर आफ्टर साइट बोला है तो जब से बिल को एक्सेप्ट किया गया वहां से, हाँ या ना? 3 दिन को छोड़ के वो ड्यू डेट बनता है। लेकिन अगर 3 दिन आप जोड़ दोगे तो मैच्योरिटी डेट बन जाएगा, मतलब उस दिन में आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बोलो। चलिए आगे। हाउएवर, ये लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट इतना ही है, लेकिन इसको समझना अच्छे से। बोला है हाउएवर वेयर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज अ पब्लिक हॉलीडे, संडे छुट्टी का दिन, बैंक बंद। अरे बोलो हाँ या ना? अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब समझ रहे हो? मैच्योरिटी डेट किसको बोल रहे? सो महीना या दिन को कैलकुलेट करके फिर 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ के जो निकाला जाता है वो डेट, अगर वो हमारा कौन सा दिन आ चुका है? पब्लिक हॉलीडे आ चुका है। सर उस टाइम हम लोग कैलकुलेट तो किए नहीं थे और कैलकुलेट करने के बाद पता चला जा रे ये तो पब्लिक हॉलीडे है। कौन सा डे है? पब्लिक हॉलीडे है। गांधी जी का जन्मदिन है, बोलो हाँ या ना? नेताजी का बर्थडे है, बोलो। अरे हाँ, इस तरह का नामी चीज, ऐसा नहीं कि जो फिक्स रहता है उसके बारे में तो हम लोग को पता है, जो फिक्स नहीं रहता उसके बारे में थोड़ी ना पता है। 2 अक्टूबर हम लोग को पता है छुट्टी का दिन है, 23 जनवरी हम लोग को पता है नेताजी का है, बोलो हाँ या ना? तो जिसके बारे में पता है, अच्छा दुर्गा पूजा क्या हर बार सेम ही डेट को आता है? अलग अलग, उसको हम लोग पब्लिक हॉलीडे में तब मानेंगे जब हम लोग को एग्जैक्टली पता रहेगा। बोलो समझे? 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, हम लोग को पता है ये वाला चीज, बोलो है ना? इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये सब का डेट फिक्स होता है। तो ये सब डेट हमारे पास आ जाए या तो बोल दे कि वो पब्लिक हॉलीडे संडे होगा, बोलो समझे? तो ऐसे केस में क्या होगा हमारा मैच्योरिटी ड्यू डेट? हमारा मैच्योरिटी डेट क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? बोला द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम ड्यू ऑन प्रीसीडिंग बिजनेस डे। प्रीसीडिंग मतलब पहले। आपको नहीं पता था कि पब्लिक हॉलीडे आने वाला है तो आप क्या करोगे? एक दिन पहले ही आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। समझ में आया? आप उस दिन सुनो, आप अगर संडे को बोलोगे कि आज तो संडे है, ड्यू डेट है, तो हम क्या करें? तो क्या आपको पता नहीं था कि ड्यू डेट में आपका संडे होने वाला है? तो आपको एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, सैटरडे को पेमेंट करना पड़ेगा। सर सैटरडे भी बैंक बंद था, फ्राइडे को करना पड़ेगा। सर फ्राइडे तो कुछ और था, छुट्टी था उस दिन भी, थर्सडे को करना पड़ेगा। मतलब आपको बैक आते जाना पड़ेगा इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना। बोला इन दिस केस इफ April 8 फॉल्स ऑन द पब्लिक हॉलीडे, April 8 जो भी हम एग्जांपल में दिखाए थे, यहां पे जो दिखा था April 8 वो वाला, अगर तुम्हारा 8 अप्रैल जो पड़ता है वो पब्लिक हॉलीडे पड़ता है तो आपको 7 अप्रैल में ही उसका मैच्योरिटी डेट बन जाएगा। तो बोलेगा सर इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक दिन कम ही मिला, 2 ही दिन मिला हमको ऐड करने के लिए। बोलो हाँ या ना? वो तुम्हारा किस्मत था, कि तुमको 2 ही दिन मिला। बोलो हाँ या ना? 2 दिन तो वो बहुत हो गया, किसी को तो 2 दिन क्या 3 दिन तो गायब हो जाता है उसका, छुट्टी पे छुट्टी चल रहा है उसका, हाँ या ना? तो इसका मतलब उसका वो भी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये, जैसे सैटरडे संडे बैंक हमारा बंद हो जाता है, और अगर तुम्हारा ड्यू डेट मंडे को पड़ रहा है, कौन सा दिन? मंडे, और मंडे को भी हमारा एक पब्लिक हॉलीडे है, तो इसका मतलब सोचो मंडे को हमारा पब्लिक हॉलीडे है तो उसमें के पहले आएंगे संडे, वो भी पब्लिक हॉलीडे, उसके पहले आ रहे हैं अगर हमारा सैटरडे, उसमें भी पब्लिक हॉलीडे। मतलब ये कि अगर तुम्हारा 26 जनवरी मंडे को पड़ा है, 26 जनवरी कब पड़ा है? मंडे को, तो इसका मतलब उसके पहले आना पड़ेगा। बोलो संडे को आना पड़ेगा, संडे तो बैंक बंद, पब्लिक हॉलीडे। सैटरडे आना पड़ेगा, सैटरडे हमारा जो होता है कि पहला और तीसरा वाला में खुला रहता है, बाकी वाला में बंद रहता है, तो इसका मतलब वो वाला फॉल कर गया था, बंद है हमारा। इसका मतलब फ्राइडे, आपका तीनों दिन चला गया। बोलो है ना? आपका जो 3 दिन एक्स्ट्रा था वो तीनों दिन चला गया।
आपको ड्यू डेट में ही पेमेंट करना पड़ जाएगा। बोलो समझे? बट हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस कैलकुलेट करना है। बोलो समझे? तो ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपका इस तरह का और ये सब एमसीक्यू में आता है आपका, अगर तुम ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, ये सब चीज आ जाएगा। और अगर तुम वहां पे दिमाग नहीं, और ऑप्शन में मिलेगा तुमको 15 अगस्त, मिलेगा 26 जनवरी, समझ में आया? और अगर तुम वो सब चीज पे ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, तो इसका मतलब उड़ जाओगे, मतलब तुम्हारा वहां पे हो गया रॉन्ग। सर एक और कंडीशन है, बट व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज इमरजेंट, यानी इमरजेंसी या सडन हॉलीडे। ममता दीदी का स्ट्राइक लग गया, अब तो हट गया ममता दीदी का राज, लेकिन वही अगर हमारा पब्लिक हॉलीडे नहीं, सडन हॉलीडे स्ट्राइक आ गया, मोदी जी का नोटबंदी, समझ में आया? मतलब कुछ भी ऐसा अगर कर देता है जिससे पूरा भारत बंद हो जाता ना, कभी कभी पूरा भारत बंद हमारा हो गया, तो ऐसे केस में क्या बोलता है? सडन ही, हम लोग को थोड़ी ना पता था कि होने वाला है, ये तो अचानक हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या बोलिएगा सर? बोला फॉलोइंग डे। ऐसे में क्या बोलता है? फॉलोइंग डे, बाद वाला दिन में आ जाएंगे। बोला डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिक्लेयर कर देता है ऐसा इमरजेंसी, तो बोलता है देन द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे। और देखो नेक्स्ट डे नहीं बोला है, नेक्स्ट वर्किंग डे। प्रीवियस हमारे पास देखो यहां पे क्या बोला? प्रीवियस बिजनेस डे, मतलब जो डे होता है जिस दिन में वर्किंग होता है, वो डे तुम्हारा बनेगा, समझे? इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे, हॉलीडे के जस्ट बाद जो तुम्हारे पास वर्किंग डे आएगा, वो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट बन जाएगा। तो सर पब्लिक हॉलीडे में पीछे और सडन हॉलीडे में आगे, बोलो समझे? पी फॉर पब्लिक, पी फॉर पीछे, समझ में आया? तो यानी पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो पीछे आना पड़ेगा आपको, और अगर तुम्हारा इमरजेंसी ये सब रहेगा तो आगे जाना पड़ेगा तुमको। क्या ये बात समझ में आया? और इसको एग्जांपल के थ्रू भी यहां पे समझाया गया है, देख लो। बोला फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे ऑन 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को अगर वो हॉलीडे दे दिया, तो बताओ ड्यू डेट कब बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या? सडन, और सडन वाले के बाद हम लोग का बनेगा 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है ना, इसका मतलब बोला विच हैपन टू बी द डे ऑन विच द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय गुप्ता अपॉन वर्मा ऑफ ₹20,000 बिकम ड्यू फॉर पेमेंट सिंस April 8 has been declared a holiday, therefore April 9 will be the date of maturity of this bill. तो सडन हॉलीडे के कारण, इमरजेंसी हॉलीडे के कारण हमारे पास आगे बढ़ जाएंगे, फॉलोइंग डे में चले जाएंगे, और अगर हमारा पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो पीछे आ जाएंगे। क्या ये बात सबको? हाँ, एक दिन पीछे आएंगे उस तरह, और बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक दिन के बाद भी तुम्हारा संडे पड़ गया, तो इसका मतलब क्या करोगे? फिर आगे बढ़ो। जैसे पीछे बार बार आ सकते हो, वैसे आगे तुमको बार बार जाना पड़ेगा। वर्किंग डे इसीलिए तो बोला ना, वर्किंग डे में होगा ये सब चीज। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बोलो क्लियर है चीज? वाह, तुम लोग हो समझदार, हमको पता है। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसका ड्यू डेट्स निकालना है। और ड्यू डेट बोलने का मतलब मैच्योरिटी डेट, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा ड्यू डेट, ठीक है? वो मैच्योरिटी डेट जल्दी लिखता नहीं है, लिखता ड्यू डेट है, लेकिन हम लोग ड्यू डेट को मैच्योरिटी डेट ही पकड़ के चलते हैं। समझ में आया? तो आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग भी इसको रेडी करोगे। क्या क्वेश्चन देता है, पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, फिर आगे हम लोग को समझना है। बोला है, सबको दिख रहा है? तो बोला है कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। ये अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग केस दिया हुआ है, और बोला है सब चीज के लिए हमको यहाँ पे बिल का ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट हम लोग को निकालना है। हम पहला वाले को सॉल्व करके बता देते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बताओ डेट कब का है, बिल का डेट? तो हम सिंपल सा, यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, पापड़ वापड़ नहीं बेचना है, डायरेक्ट क्या करेंगे? 28 जनवरी मतलब कितना? 1, 2025 मतलब 2025 लिख दिए। बताओ 3 महीना है, तो महीना के सामने महीना लिखो, दिन के सामने दिन लिखो, बस काम खत्म। बताओ कितना महीना? 3, तो महीना में जाके लिखो ऐड करके 3, और हम लोग जानते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस रहता है, तो इसका मतलब दिन में भी जाके 3 ऐड कर दो। कोई दिक्कत? मजा तो अभी आएगा। बोलेंगे सर इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 28 + 3 कितना होता है? 31, और 1 + 3 कितना होता है? 4, और यहां पे कितना होता है? 2025। बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। बोलो समझ में आया? 30 तारीख तक होता है अप्रैल में, ये हमारा कितना तारीख हो गया है? 31 तारीख हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आप 30 दिन माइनस करो अप्रैल वाला,
बोलो ना, अपने आप नेक्स्ट डे में पहुंच जाओगे। बताओ एक दिन बच गया, और बताओ अगर एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो किस दिन में चला जाएगा, मई में आ जाएगा, यानी 1/5/2025 उसका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, 1/5/2025 उसका ड्यू डेट बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर 1 मई को अगर मजदूर दिवस का अगर तुमको छुट्टी मिल जाता है तो फिर अलग चीज हो जाएगा, तब तो फिर पीछे आ जाएगा, फिर पीछे मतलब 30 अप्रैल को ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 1 में हम लोग का लेबर डे भी तो होता है, लेकिन लेबर डे को उतना माना नहीं जाता है, उसके लिए छुट्टी बैंक में देता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/5 को ही मानेंगे इसका। बोलो क्लियर है चीज, तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को ट्राई करो और देखो कितना कितना ड्यू डेट आता है उन लोगों का। चलो तो क्या क्या बनाए बताओ, क्या क्या लाए। पहला वाला तो समझ में आ ही गया था, सेकंड वाला का बात करते हैं, देखते हैं क्या तुम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 दिसंबर बोला गया है, 1/12/2025, छोड़ा ना 2000 क्या लिखते हैं, 25 बोलो। और अगर कितना का बोला है, 60 डेज बोला गया है, तो सिंपल सा तरीका होता है, आप डेज दिया हुआ है तो डेज में खाली आप ऐड कर दो। बोलो है ना, और हम लोग जानते हैं सर 60 दिया है और 3 नहीं ऐड करोगे, डेज ऑफ ग्रेस भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली 63 ही ऐड कर देते हैं। बोलो, तो अगर 63 को ऐड कर देंगे डेज में, मंथ वाला में नहीं ऐड करना कुछ भी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 12, यहां पे हो जाएगा 25। बोलो हाँ या ना, समझना ध्यान से कैसे लिख रहे हैं वो देखना। 64 क्या हमारा दिसंबर में 64 डेज होता है, नहीं होता है, तो ठीक है जितना दिन होता है उतना माइनस करो। बताओ दिसंबर में कितना दिन होता है, 31 होता है, तो यहां पे आपको 31 दिसंबर का माइनस कर देना है। तो बताओ अगर 31 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 33 बचेगा, और 33 किस में आ जाएगा, जनवरी, और वो भी साल बदल जाएगा, साल बदल जाएगा 26। बोलो हाँ या ना, यानी 33 जनवरी और 2026। क्या जनवरी में 33 दिन होता है क्या, ये भी नहीं होगा, तो अब जनवरी को माइनस करो 31 को, यानी 31 जनवरी को माइनस करो, क्या बचेगा 2, यानी 2 फेब 2026, ये आपका आंसर होगा। जो अगर 2 फरवरी 2026 लाए होगे उन लोग का सही होगा, और जो नहीं लाए होगे गलत होगा। समझ में आया, कितने लोग का था, 2 फेब 2026, 25 लिख दी थी, अच्छा साल वही लिख दी थी, नहीं दिसंबर के बाद तो साल बदल जाता है ना, नया कैलेंडर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, कॉपी कर लिए अगर कोई नहीं किए थे तो। चलो अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का, ये हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया था सर, बोला इसमें 30 अप्रैल को बनाया गया था, 30 अप्रैल का था, 30/4/2025 का था। बताओ कितना महीना के लिए, 3 महीना, मंथ में दिया हुआ है, तो ठीक है मंथ में ऐड करो 3, और डेज में भी आपको ऐड करना पड़ेगा 3। बोलो है ना, तो ये बन जाएगा आपका 33, यहां पे 7, यहां पे 25, 7 होता है जुलाई, और जुलाई हमारा 33 का होता नहीं है, तो आप 31 माइनस कर दो, तो 31 जुलाई को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2, और जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, यानी 2 अगस्त 2025 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने का तरीका पता चल रहा है, ऐसे तरीका यूज करोगे। नहीं तो एक और तरीका होता है, क्या पता है, दिन में जब देगा ना तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि बताओ अगर हमारे जैसे यहाँ पे 1 दिसंबर वाला, अगर 1 दिसंबर वाला था तुम्हारे पास, 1/12/2025 वाला, 60 और 3 63, 63 डेज आगे जाना है, तो पहले तुमको यह सोचना पड़ेगा कि अगर दिसंबर से, दिसंबर कितना का होता है 31, अगर 1 तारीख हो चुका है तो और कितना दिन इसमें बचा है 30, कितना बचा है 30, तो पहले इसमें 30 ऐड करो, तो अब पहुंच जाओगे तुम कब, 31 दिसंबर में पहुंच जाओगे। बोलो है ना, उसके बाद दिसंबर मतलब 30 ऐड कर दिए। बताओ 63 में 30 हम लोग का खत्म हो गया, कितना बचा 33, अब जनवरी में 31 चला जाएगा, बोलो ना, तो कितना बचेगा 2, और जाके फरवरी आएगा। तो इस तरह से अगर तुम आगे से बढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए क्या किया करो, टोटल पहले लिख लिया करो, और उसके बाद एक एक करके माइनस करते चल जाओ, जितना तुम्हारा ज्यादा दिख रहा है उतना। बोलो समझे, क्योंकि तुमको विद इन 31 और 30 रखना है। बोलो क्लियर है, मंथ के हिसाब से। तो यहां पे हम लोग ये वाला काम कर लिए। अच्छा एक 4 वाला देख लेते हैं, 4 नंबर वाला में क्या है,
1 जनवरी को बोला गया है, तो 1/1/2025 2 महीना का है, 2 इसमें ऐड करते हैं और 3 इसमें ऐड करते हैं। बोलो डेज में 3 ही ऐड करना है, फिक्स है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25। ये तो सिंपल सा था सर, 4 मार्च 2025। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? तो बस ये चारों हो गया हमारा सॉल्व। तो इसका मतलब क्या, छुट्टी हट, ये तो छोटा वाला था रे, बड़ा वाला भी करोगे तब ना। अरे देखो बड़ा वाला, इसमें 8 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 8 पॉइंट्स है। क्लियर है बात? चलो एक एक करके, यहाँ पे मंथ और डेट सब मिला हुआ है, एक बार खुद से अच्छे से समझ के इसको करो। चलो चलो, बहुत टाइम दिया गया तुम लोग को, अब हम एक बार बनाते हैं, देखते हैं, मैच करवाते चले जाओगे। ठीक है, बताओ फर्स्ट वाले का देखते हैं एक बार क्या किए होगे। 31 जनवरी का है, 31/1/25 कितने महीने का है? 3 यहाँ पे ऐड किए होगे, 3 यहाँ पे ऐड किए होगे, यहाँ पे ऐड करने से 34 बनता है, यहाँ पे 4 बनता है और यहाँ पे 25 बनता है। अप्रैल मंथ का है, अप्रैल में तो 34 होता नहीं है, 30 होता है, 30 माइनस कर देंगे अप्रैल का, बचेगा कितना? 4 5 25। साल चेंज हो गया क्या? नहीं भाई है, इसका मतलब 4 5 25, जिसका भी आया होगा सही होगा। बोलो समझ में आया? यानी 4 में 25 हमारा पहला वाला का आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? सबका मैच किया? वाह। आइए सेकेंड वाला बात करते हैं। सेकेंड वाले पे बात करते हैं। बोला 28 दिसंबर है, 28/12/25 का है, 2 महीने का बिल है, 2 ऐड करो यहां पे, 3 ऐड करो यहां पे, मंथ में मंथ ऐड करो और डेज में डेज ऐड करो। ये हो गया 31, ये हो गया 2 और ये हो गया 26। बोलो ना, क्योंकि हमारा 12 महीना तक तो होता है, इसका मतलब 2 महीना साल बदल जाएगा। और अगर तुम पूरा लिखना चाहो तो इसको 14 करना पड़ेगा, साल में 25 ही रखना पड़ेगा, और फिर वहां पे तुमको 12 यहां पे भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा। उससे बढ़िया यही कि तुमको पता है कि 12 के बाद चेंज हो जाता है, तो इतना लिखो। बोलो क्लियर है? अब बताओ कि ये फरवरी महीना है, फरवरी में क्या इतना दिन होता है? कितना दिन होता है? अब 28 भी होता है और 29 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होता है। बोलो हाँ है ना? लेकिन आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि 28 होता है 3 साल में और 29 होता है 1 साल में। बोलने का मतलब ये कि अगर आपका ईयर लीप ईयर होगा जिसमें 366 डेज होता है, उसी में आपका 29 डेज होगा फरवरी में। बोलो है ना? अब सवाल उठता है सर लीप ईयर कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपका ईयर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है बिना पॉइंट में आए, एग्जैक्ट इंटीजर निकलता है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में तुम्हारा 29 डेज होगा। बताओ क्या 26 तुम्हारा 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 24 रहता तो हो जाता, 28 रहता तो हो जाता, 26 तुम्हारा डिवाइड 4 से नहीं होता है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है, और वहां पे 28 डेज ही होता है हमारे पास, है ना? तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 28 फरवरी तुम यहां से माइनस कर दो तो बचेगा तुम्हारे पास 3 मार्च 2026 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? भले आप ये सही कर लिए होगे, लेकिन ये लॉजिक को लगा के करना, ये कॉन्सेप्ट को लगा के करना, क्योंकि एक तीर हमारा बहुत इधर उधर कर सकता है आंसर को। समझे? क्लियर है बात? चलिए, तो ये कॉपी कर लिए, कॉपी क्या तुम लोग तो बना ही लिए थे। चलो जो लोग नहीं बनाए थे एक बार मैच करवा लेना अपना, या करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट बताओ, थर्ड नंबर का बात करते हैं। 31 दिसंबर का है, 31/12/2025 का है, और बोला 2 महीना का है, 2 यहां पे ऐड करो, 3 यहां पे ऐड करो, यहां पे ऐड करेंगे 34, यहां पे ऐड करेंगे तो सीधा करते ना 2 लिख के 26 कर देते हैं। बताओ दूसरा महीना कितना का? 28 का, माइनस कर दो, बचेगा कितना? 6, यानी 6/3/26 इसका आंसर हो जाएगा। 6 मार्च 2026 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी वे में तुमको बताया गया है, इस तरह से करोगे तो आसानी से तुमको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है चीज? चलिए, तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पॉइंट को मिला लेना। बोला है 31 मार्च का है और 2025 का है, तो बताओ कितना दिन का बोला गया? 1 महीना का है। 1 ऐड करो, 3 ऐड करो, बताओ यहाँ पे 34, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25,
4 यानी अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है तो 30 माइनस कर देंगे अप्रैल वाला, इसका मतलब बचेगा 4 5 25 यानी 4 मई 2025 इसका आंसर। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट में 27 नवंबर का है, 27/11/2025 का है, 3 महीने का बिल है। 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 30 और यहां पे अगर 3 ऐड करेंगे तो बताओ 11 के बाद हमारा 12 आता है, उसके बाद 2 हो जाएगा उधर क्योंकि दूसरा महीना में आ जाएगा। अरे बोलो ना 26, क्योंकि नवंबर के बाद 3 महीना हमारा फरवरी में पहुंच जाते हैं तो फरवरी, और यहाँ पे 30, लेकिन फरवरी 30 का तो होता नहीं है, 28 का होता है तो 28 फरवरी यहां से माइनस कर दो, बचेगा आपका 2 और अगले महीना में पहुंच जाओगे यानी 2 3 26 इसका आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? बोलो क्लियर है चीज? और कहीं पे भी किसी को डाउट लगे तो पूछना, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? चलिए 5 नंबर भी हो गया। अब बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का बात करें, 6 नंबर का बात करें, 15 जून दिया हुआ है, 15 जून दिया हुआ है, 15/6/2025 का दिया हुआ है और 5 महीना बोला गया है। ठीक है, महीना में 5, दिन में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 18 और 6 5 हो जाएगा 11 15। और ये सब ध्यान में ये भी देते रहना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन भी नहीं मिला अभी तक यहां तक कि पब्लिक हॉलीडे सब रहे सो, वो सब भी ध्यान देना पड़ेगा। समझे कि अगर वो डेट तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे सब दिख जाए तो फिर तुमको टेंशन में आ जाएगा। समझ में आया? तो उस टाइम हड़बड़ा के नहीं कर देना है वो सब चीज। क्लियर है चीज? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 2025। जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल दे देता, सुनना, एक अगर एग्जांपल दे देता, क्या पता है, बोल देता तुम्हारे पास 12 जून को, कब? 12 जून 2025 बोल देता। समझ में आया? कितना? 12 जून को दे देता 2025 और 2 महीना का बिल बोलता। कितना महीना का? तो 2 महीना का बोलता, 2 यहां पे ऐड करते, 3 यहां पे ऐड करते। बोलो हाँ है ना? 12 और 3 15 और 6 और 2 कितना? 8। 15 अगस्त, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो हमारा 14 अगस्त हो जाता है यहां पे ड्यू डेट। बोलो बात समझ में आया? एक दिन पहले। बोलो क्लियर है चीज? तो ये सब तुमको अगर मिल जाएगा तो वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, तो हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो चुका है। 7 नंबर का बात करते हैं सर। 7 नंबर में क्या है? 25 अगस्त का दिया हुआ है, 25/8/2025, 45 डेज, ये डेज में दे दिया तो क्या डर जाएंगे? 45 और 3 को ऐड कर दो, 48 हो जाता है। तो खाली दिन में ऐड करेंगे, मंथ में नहीं ऐड करेंगे। समझे? मंथ में तभी लिखना जब तुम्हारे पास मंथ में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देगा, हाँ 3 months 20 days, अगर इस तरह का बोल देगा 3 months 20 days, तो ठीक है, यहां पे महीना में 3 लिख दोगे और यहां पे 20 और +3 23 लिख दोगे। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रहता नहीं वैसा, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। 73 8 25, बताओ 8 मतलब अगस्त, अगस्त में कितना दिन होता है? 31 होता है अगस्त में। अगस्त में कितना होता है? 31 होता है। तो 31 को अगर माइनस करोगे अगस्त का तो कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 42, यानी 42 और अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर में पहुंच चुके हैं। अब सितंबर भी 42 डेज का नहीं होता है, होता है 30 डेज का, तो 30 माइनस करेंगे, सितंबर का 30 डेज माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना? 12। तो 12 आ जाएगा अक्टूबर, यानी 12 अक्टूबर 2025 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? कैसे कर रहे पता चला? तो यहां पे क्या करना है, बस आपको डेज में ही आपको ऐड करते हुए चलना है। जितना दिन बोला है उसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा जोड़ दो और उसके बाद वहां से आप ये कैलकुलेट करते चलो। हाँ, एक चीज अगर तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा मंथ हमारा 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है, और उसके लिए आपका दादी नानी ये सब चीज जो होता है ना, वो सब सिखा देती है, सब हाथ में कैलकुलेट करने वाला, कि जो ऊपर वाला रहता है वो 31 का रहता है, जो नीचे वाला रहता है वो 30 का रहता है। समझ में आया? फेब को छोड़ के, मतलब काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे, जनवरी 31, फेब रहेगा 29 या 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर यहां पे आओगे अगस्त, वो भी 31। समझ में आया? इसीलिए जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है। समझे? फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 का। समझ में आया? तो इस तरह से होता रहता है। क्लियर चीज? और एक चीज और तुमको बता देते हैं कि तुम्हारे पास टोटल 7 महीना होता है, 7 मंथ जो होता है वो होता है 31 का।
तो तुम अगर 4 महीना 30 वाला याद कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा 31 का होता है। अरे बोलो ना, क्योंकि एक तो 28 29 का होता है, फेब तो पता ही है। बाकी 4 महीना तुम्हारा ऐसा होता है जो 30 का होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये 4 महीना तुम्हारा जो होता है वो किसका होता है, 30 का, और बाकी सब होता है 31 का, 31 का होता है। बोलो समझ में आया? तो ये सब अगर तुमको पता रहेगा तो आराम से ये सब काम कर लोगे। अरे ये सब तो कैलेंडर देखने वाला चीज है, समझे? बस कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। चलिए 7 नंबर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट 8 नंबर पॉइंट। बताओ, बोला है 14 मई का है, 14/5/2025 का है, 120 बड़ा दे दिया रे, 120 और 3 123 ऐड करना पड़ेगा, और 123 अगर ऐड करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। 5, चलो इसको महीना में लिखते हैं, 5 का मतलब मई होता है तो मई लिख देते हैं 25। बताओ अब मई में कितना होता है, 31 होता है, तो मई 31 को माइनस करो तो बताओ कितना बचेगा, बचेगा 106, 106 बचेगा। जून में पहुंच गए हम लोग 2025। फिर बताओ जून में कितना होता है, 30 होता है, तो जून 30 को यहां पे माइनस कर दो तो बताओ हमारे पास बचेगा कितना, 76 बचेगा। 76, जून के बाद जुलाई आ गया, बोलो ना 25। ऐसे नहीं करना है, समझ में आ रहा है सबको तुमको? उसके बाद 76 के बाद जुलाई, जुलाई को माइनस करो, 31 जुलाई, 31 जुलाई को माइनस करो, कितना बचेगा, 45 बचेगा। 45 अगस्त में पहुंच चुके हैं, अगस्त में पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगस्त भी 45 का नहीं होता है तो 31 उसमें भी माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि 14 आ जाएगा सितंबर, और वो भी कितना, समझ में आया, 14 सितंबर 2025 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कैसे करना है? तो बस ऐसे ही प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए चले जाना है। समझ में आया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी भी आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही।